नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी का लगने वाला है जमावड़ा। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल बोलेगी कांग्रेस पार्टी और इसी के साथ में 1 लाख से ज्यादा समर्थकों के बीच में दहाड़ेंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो आंदोलन से पहले होगी बड़ी हुंकार, बताएंगे क्या है अपडेट। इसी के साथ में दोस्तों, भाजपा के 2 सांसद और 9 नेता में निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा जैसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दोस्तों, लोगों की जान खतरे में डालने का लगा है आरोप। पर राशन की दुकान पर नहीं दिखी नरेंद्र मोदी की तस्वीर तो भड़क गई। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, इस मामले पर बीजेपी के पूर्व नेता ने दिया बड़ा बयान, बता दिया अनपढ़। सीतारमण पर चमचागिरी करने का लगाया है आरोप। दोस्तों, इसी के साथ में राशन की दुकान पर तो नहीं लगे थे नरेंद्र मोदी के पोस्टर, लेकिन तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी TRS ने कर दिया कमाल। नरेंद्र मोदी की तस्वीरें महंगी गैस पर छापकर लोगों के घर तक पहुंचा दिया गैस और बता दिया कौन बढ़ा रहा है महंगाई, जिसके बाद भाजपा हो गई आग बबूला। बताएंगे क्या है अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में सड़कों पर सियासी तमाशा मत करिए, भाजपा के नेता पर बरसे TRS के नेता। वहीं 2024 के चुनाव में भाजपा को 50 सीटों पर समेटने के फॉर्मूला लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं नीतीश कुमार। दोस्तों, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ। और बड़ी खबर में बताएंगे बीजेपी का नेता पकड़ा गया है दोस्तों, गिरफ्तार किया गया है, हत्या करने की साजिश के मामले में पकड़ा गया है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा को बड़ा समर्थन मिल सकता है, लोगों के मन में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर काफी गुस्सा है, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, करीब लाख भर लोग रैली में उपस्थित होने वाले हैं। देश भर के कार्यकर्ताओं को पार्टी ने दिल्ली तलब किया है। दोस्तों, बता दें आपको कि पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कई सारी और जानकारी दी है। दरअसल बड़ी अपडेट ये आ रही है कि भारत जोड़ो यात्रा से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ आज हल्ला बोलने जा रही है। सुबह 10 बजे से कांग्रेसी उतरे हैं मैदान में, कर रहे हैं प्रचंड विरोध। दोस्तों, आपको बताते चले, इस रैली से राहुल गांधी भरने वाले हैं हुंकार। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार देंगे भाषण और भारत जोड़ो आंदोलन की यहीं से नींव रख दी जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ में एक और बड़ी खबर है कि भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा समेत 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। झारखंड के देवघर जिले के अंदर सुरक्षा में चूक मामले को लेकर बीजेपी के गोडा से विधायक निशिकांत दुबे और दिल्ली से बीजेपी के विधायक मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा समेत 9 लोगों के खिलाफ कुंडा पुलिस थाने में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दोस्तों, सभी पर देवघर एयरपोर्ट पर ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जबरन प्रवेश करने के बाद अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ATC क्लियरेंस लेने का गंभीर आरोप लगाया गया है। यानी किसी भी फ्लाइट को एयरपोर्ट से उड़ने के लिए और वापस एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए क्लियरेंस लेना पड़ता है। दोस्तों, यानी एयर ट्रैफिक ऊपर पूरा क्लियर है, इस तरीके से बताया जाता है। अगर कोई बाधा है तो फ्लाइट को उड़ने से रोका जाता है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने चार्टर प्लेन से देवघर पहुंचे थे और यहाँ पर एयरपोर्ट पर उन्होंने अपना चार्टर प्लेन जरूर उतारा था, लेकिन उसके बाद दोस्तों वापस से चार्टर प्लेन को लेकर उड़ने वाले थे और ऐसे में उनको ATC जारी नहीं की गई थी, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का क्लियरेंस नहीं दिया गया था, यानी वहाँ से चार्टर प्लेन नहीं उड़ सकता था। दोस्तों, लेकिन उसके बाद ATC के दफ्तर में घुस गए भाजपा के नेता और अपने रसूख का इस्तेमाल करके क्लियरेंस ले लिया है। इस तरीके के आरोप के बाद मामला दर्ज किया गया है। एयरपोर्ट की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आने के बाद एयरपोर्ट के DSP सुमन आनंद की शिकायत पर सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा देवघर एयरपोर्ट के निदेशक संदीप धिगड़ा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों, कुल मिलाकर ये मामला इतना गंभीर था कि किसी न किसी छोटी सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता था। दोस्तों, कई सारे लोगों की जान खतरे में आ सकती थी और ऐसे में इस मामले पर कार्रवाई की गई है। लोकसभा के सांसद निशिकांत दुबे और उनके बेटे कनिष्कांत दुबे, महिकांत दुबे, सांसद मनोज तिवारी, मुकेश पाठक, देवता पांडे, पिंटू तिवारी, कपिल मिश्रा और संदीप ढींगरा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि 31 अगस्त को भाजपा नेता देवघर एयरपोर्ट के ATC में जबरन घुस आए थे। दोस्तों, और कई सारे सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ग्रुप बनाकर ATC के दफ्तर में घुसने की कोशिश की गई है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तेलंगाना पहुंची थी और तेलंगाना के अंदर बीजेपी ने उनका कार्यक्रम लगा रखा था, जिस कार्यक्रम के तहत सांसद होने के नाते उनको राज्य के जिलों के अंदर प्रवास करना है, पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करनी है। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सबसे पहले कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। उसके बाद जैसे तैसे अपने पहले से तय जिले के अंदर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो उन्होंने देखा कि एक राशन के शॉप पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर बैनर कहीं है ही नहीं, जिसको लेकर काफी ज्यादा भड़क गई निर्मला सीतारमण दोस्तों, और यहाँ तक कि DM को फटकार लगाने लगी। और इस पर ट्वीट करते हुए बीजेपी के ही पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री सीतारमण चमचागिरी की हदें पार कर रही हैं। ज्यादा से ज्यादा वह PDS प्रभारी मंत्री को पत्र लिखकर मोदी की फोटो न दिखाने की शिकायत कर सकती थी। एक अन्य ट्वीट में पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा कि बीजेपी सरकार के अनपढ़ मंत्री सहित इन 9 सिखियों को एहसास नहीं है कि PPP पद्धति का उपयोग करके GDP की उचित गणना से भारत का GDP 2005 के बाद से दुनिया में तीसरी बड़ी है, लेकिन प्रति व्यक्ति
बढ़ती आय में हमारी जनसंख्या के कारण भारत सूची में काफी पिछड़ चुका है और कई सारे और मामले उठाते हुए उन्होंने निर्मला सीतारमण के द्वारा जो रवैया दिखाया गया है, जिस तरीके से कलेक्टर के साथ बहसबाजी की गई है दोस्तों, उस पर तंज कसा गया है। वहीं पर टीआरएस पार्टी जो तेलंगाना में राज कर रही है, उन्होंने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की नाराजगी दूर करने की कोशिश की है दोस्तों। सिलेंडर डिलीवर करने वाले व्यक्ति को रोककर मोदी जी की तस्वीर छाप दी गई है सारे सिलेंडर में और रेट लिख दिया गया है 1105 रुपए। प्रधानमंत्री की तस्वीर छापी गई है जिसमें प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहे हैं और इस ऑटो वाले को भेजा गया है दोस्तों, जो जाकर लोगों को सिलेंडर बांटने वाला है जिन्होंने मंगवाया था। और जब वो सिलेंडर खरीदेंगे तब उनको नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई देगी, प्रधानमंत्री हंस रहे होंगे और 1105 रुपए सिलेंडर का दाम होगा। तो कुल मिलाकर जनता को समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री उनके पार्टी के लोग जो पीडीएस शॉप के बाहर प्रधानमंत्री की तस्वीर चाहते हैं, असली में तस्वीर इस सिलेंडर के ऊपर लगनी चाहिए ताकि जनता को पता चलते रहे कि किस सरकार की वजह से उन्हें 1105 रुपए का सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है, जो 350-400 रुपए का सिलेंडर 2013-14 के आसपास कांग्रेस पार्टी शासन काल में मिला करता था दोस्तों। और ऐसे में टीआरएस पार्टी की तरफ से सिलेंडर पर लगे तस्वीर पर अगर आपकी सही राय है तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। कुछ और कहना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा क्या ये ठीक किया गया है या गलत किया गया है। एक और बड़ी खबर ये है कि सड़कों पर तमाशा नहीं होना चाहिए। जिलाधीश के साथ में वित्त मंत्री की बहस को लेकर तेलंगाना के मंत्री ने अपने अधिकारी का समर्थन किया है। वहीं आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के 5 विधायकों ने ज्वाइन कर ली बीजेपी। जेडीयू के लिए बुरी खबर सामने आई है। जेडीयू बोली कहा पीठ पर छुरा भोंकना बीजेपी का पुराना चरित्र रहा है। नीतीश कुमार से पूछा गया कि मणिपुर के अंदर उनके 7 विधायक थे जिसमें से 5 विधायक बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं, भाजपा 2024 का चुनाव लड़ेगी तो लेकिन 50 सीट से ज्यादा पार नहीं कर पाएगी। हम पूरी रणनीति के साथ दिल्ली में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और आगे की सारी कोशिशों के बारे में मीडिया को बताते रहेंगे। नीतीश कुमार दावा बड़ा कर रहे हैं दोस्तों, देखते हैं किस तरीके की रणनीति उन्होंने अपना रखी है। एक और बड़ी खबर की माने तो भाजपा के नेताओं के घर से कभी चोरी हुआ बच्चा मिलता है तो कभी डिप्टी सीएम के कार्यक्रम के बाहर बीजेपी के लोग आपस में भिड़ जाते हैं, एक दूसरे से मारपीट कर लेते हैं, तो कभी कश्मीर में आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति ठगी के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी तरीके के कांड एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और एक और बड़ा कांड हुआ है दोस्तों, जहां पर पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ की बीजेपी के नेता संजीव अग्रवाल से रंजिश जमीन कब्जे की शिकायत के बाद शुरू हो गई थी। गौड़ ने अग्रवाल के खिलाफ सिंचाई विभाग की एक जमीन पर कब्जा करने और वहां प्लॉट काटकर बेचने की शिकायत की थी दोस्तों। इस मामले को लेकर जो बड़ी खबर ये है कि एक तरफ बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को शानदार बता रही है, वहीं पर दूसरी तरफ प्रदेश भर के अंदर कई सारे अपराध में बीजेपी के नेताओं के नाम जुड़ रहे हैं। अलीगढ़ पुलिस ने आरएलडी के नेता और पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ की हत्या की साजिश रचने के आरोप में बीजेपी के खैर नगर पालिका के चेयरमैन संजीव अग्रवाल समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है दोस्तों। संजीव अग्रवाल ने बाकायदा प्रमोद गौड़ की हत्या की सुपारी 25 लाख रुपए में बुलंदशहर के शूटर को सौंप दी थी। शूटर्स भी हत्या को अंजाम देने के लिए अलीगढ़ पहुंच चुके थे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अचानक से गिरफ्तार कर लिया है। कुल मिलाकर भाजपा का नेता इस बार बड़ा कांड करने से पहले ही पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गया है। लेकिन क्यों भाजपा से जुड़े हुए लोगों के इस तरीके की हरकतें सामने आ रही है दोस्तों? क्या सत्ता का संरक्षण इतना ज्यादा मिल रहा है कि सरकार होने के कारण सत्ता का घमंड सर पर चढ़कर बोल रहा है और इस तरीके की हरकतें की जा रही है? आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के मामले को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिस पर नीतीश कुमार ने बयान देते हुए कहा कि वो क्या बोलते हैं मैं ध्यान नहीं देता, भ्रष्टाचारियों को कोई नहीं बचा रहा। वहीं एकनाथ शिंदे की कुर्सी पर मंडरा सकता है खतरा दोस्तों, साथ आ सकते हैं बागी एमएलए, कर सकते हैं घर वापसी। शिवसेना से बगावत कर चुके महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी पर बैठे एकनाथ शिंदे के समक्ष नई मुसीबत सामने आ सकती है। अभी सरकार बने लगभग 3 महीने ही गुजरे हैं, लेकिन उन्हें अपने साथ आए विधायकों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के कारण शिंदे अपने कैबिनेट का दूसरा विस्तार भी नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल शिवसेना से अधिकतर बागी एमएलए एकनाथ शिंदे सरकार में खुद को मंत्री पद पर देखना चाहते थे, लेकिन अब ये मुश्किल होता जा रहा है दोस्तों। इन दिनों महाराष्ट्र में असली शिवसेना और नकली शिवसेना का विवाद चरम पर है, जो सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग के समक्ष मामला लंबित है। ऐसे में चर्चा है कि कुछ एमएलए ऐसे भी हैं जो मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर उद्धव ठाकरे गुट में वापसी कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि कई सारे कांग्रेस पार्टी के एमएलए भी अपने साथ में लाने की तैयारी सत्ताधारी दल कर रही है। हालांकि उन्हें कैसे एकोमोडेट किया जाएगा ये बड़ा मामला है। एक और बड़ी खबर की माने तो नीतीश कुमार ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि 2024 में देश की जनता निर्णय लेगी, तब पता चलेगा किसके पक्ष में है माहौल। साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में झटका देने के लिए बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। राज्य में जाकर उन्होंने कई सारे वादे किए हैं। खासकर अरविंद केजरीवाल का निशाना दोस्तों सूरत की सीटों पर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि इनकी गुंडागर्दी अब इतनी बढ़ती जा रही है कि हर जगह लोगों को डराया जा रहा है। बीजेपी को हार से बेचैनी हो गई है। अभी तक तुम कांग्रेस से डील कर रहे थे, लेकिन हम कांग्रेस नहीं है, हम सरदार पटेल को मानते हैं। डरने वालों में से नहीं है, हम डटकर मुकाबला करने वालों में से हैं। और खासकर सूरत की सीटों को लेकर अरविंद केजरीवाल में काफी उत्साह देखने को
मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 12 में से 7 सीटें हम सूरत के अंदर जीतेंगे। दोस्तों सूरत वही इलाका है जहां पर बीजेपी ने पिछले चुनाव में क्लीन स्वीप कर दिया था, जिसके कारण एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन गई थी और इस बार आम आदमी पार्टी सूरत की सीटों पर फोकस कर रही है दोस्तों, जहां पर ज्यादातर व्यापारी समाज से जुड़े हुए लोग हैं और अरविंद केजरीवाल को उम्मीद है कि उनके समर्थन में लोग सामने आएंगे दोस्तों, क्योंकि सूरत के चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी को सफलता भी मिली थी और कई सारी सीटें उन्होंने जीती भी थी। हालांकि बाद में कई सारे मेंबर उनके बीजेपी में शामिल जरूर हो गए थे, लेकिन मुकाबला यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के बीच में होगा, इस तरीके का दावा आम आदमी पार्टी कर रही है। देखते हैं कांग्रेस पार्टी का क्या प्रभाव रहने वाला है, क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा। वहीं दोस्तों राजस्थान के अंदर एक बार फिर से दलितों के उत्पीड़न का मामला सामने आया है। दलित लड़कियों को परोसा भोजन छात्रों को फेंकने को कहा गया दोस्तों, स्कूल का रसोई गिरफ्तार हो गया है। पुलिस के अनुसार यही मामला सामने आने के बाद तुरंत कार्रवाई की गई है। छात्रों ने इसलिए खाना फेंक दिया क्योंकि दलित छात्राओं ने इसे परोसा था, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। वहीं पर बीजेपी नहीं छोड़े, वहीं पर रहकर आम आदमी पार्टी के लिए काम करे हमारे कार्यकर्ता, यानी गुजरात के अंदर अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं और खासकर बीजेपी में रहने वाले कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो भाजपा ना छोड़े, बीजेपी के साथ में रहे, लेकिन हमारे पक्ष में काम करते रहे, क्योंकि कई सारे ऐसे इंस्टांस आते हैं जहां पर पार्टी छोड़कर जाने वाले लोगों के खिलाफ हमला हो जाता है। दोस्तों आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि बीजेपी के कई सारे नेता है जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि उनके लिए कुछ खतरे की बात हो, इसीलिए वो अपनी पार्टी में रहे, यानी भाजपा में रहे और काम हमारे लिए करते रहे। वहीं पर ईडी ने चाइनीज लोन ऐप केस मामले में पेटीएम, रेज, रपे और कैश फ्री के बैंक खातों से 17 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। दोस्तों ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत शनिवार को कर्नाटका के बेंगलोर में 6 जगहों पर ठिकाने पर छापेमारी की है। दोस्तों छापेमारी में ईडी ने चाइनीज लोन ऐप में जांच के दौरान कई सारी बरामदगी की है। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे कंपनी रोजर पे, पेटीएम और कैश फ्री के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। कई सारे लोगों को मूर्ख बनाकर ह्यूमिलेट करने का मामला सामने आया दोस्तों, यहाँ तक कि कुछ सुसाइड के केस भी सामने आए हैं। आप लोग क्या कुछ जानते हैं इसके बारे में लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर नया विवाद खड़ा किया गया है। दरअसल दोस्तों बदायूं के अंदर जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए कोर्ट ने 15 सितंबर को सुनवाई रख दी है। यूपी की मस्जिद में मालिकाना हक को लेकर आए दिन मामले सामने आते रहते हैं। मथुरा और काशी के बाद बदायूं की जामा मस्जिद पर मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में एक मामला दाखिल किया गया है दोस्तों। इसे लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक ने इस मामले पर दाखिल की गई याचिका को एंटरटेन करने का फैसला लिया है, यानी सुनवाई होने वाली है इस तरीके के याचिकाओं पर। सबसे पहले राम मंदिर के मामले को लेकर जोरदार विवाद देखने को मिला था दोस्तों, लेकिन जैसे ही विवाद सॉल्व हुआ है इसके बाद नए नए विवादों को जन्म दिया जा रहा है। खासकर बदायूं जैसे मामले में जो कभी विवाद में नहीं रहा है, लेकिन अचानक से इस मामले पर भी कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर टुकड़े टुकड़े गैंग के स्लीपर सेल है शबाना आजमी, जावेद अख्तर और नसरुद्दीन शाह। ये बयान दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर मौजूद नरोत्तम मिश्रा ने, जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं दोस्तों। इस तरीके की बयानबाजी उन्होंने की है। वहीं आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने ऐलान करते हुए कहा कि अगर अंकिता के हत्यारे शाहरुख को जिंदा जलाने वाले सामने आएंगे तो उनको मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा, यानी जो इस तरीके की हरकतें कर लेगा उसको पैसा देकर प्रोत्साहित करने की बातें कर रहे हैं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास। और इस ऐलान के बाद दोस्तों पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है, लेकिन लोग मांग कर रहे हैं कि अयोध्या डिस्ट्रिक्ट पुलिस को मामले पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरीके के लुहावने वादे करने, लुहावने दावे करके हत्या कराने जैसी चीजें केवल समाज के अंदर वैमनस्य फैलाने के लिए दिए जा रहे हैं। और इस मामले पर पुलिस प्रशासन को शांति बहाल करने के लिए और शांति सद्भाव बनाए रखने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं पर बलिया के अंदर मोटरसाइकिल छूने पर दलित छात्र की पिटाई, शिक्षक निलंबित किया गया है। उत्तर प्रदेश के जिले में एक शिक्षक के द्वारा मोटरसाइकिल पर हाथ रखने को लेकर दलित छात्र की पिटाई के मामले पर निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों आपको बताते चले कि शिक्षक के द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। हालांकि आगे किस तरीके की कार्रवाई होगी इसको लेकर लोगों के मन में डाउट भी है दोस्तों। और एक और बड़ी खबर की माने तो बीजेपी की एजेंसी नहीं है एनसीआरबी, यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की तरफ से जो जानकारी दी गई है दोस्तों, पूरे राज्य भर के अंदर जिस तरीके की चीजें बताई गई है, खासकर कानून व्यवस्था के मामले पर बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने का भाजपा बड़ा दावा कर रही है। एक इंटरव्यू के दौरान अपर्णा यादव की तरफ से भी अपनी सरकार की पीठ थपथपाई गई है दोस्तों, जमकर तारीफ की गई है। और एक और बड़ी खबर की माने तो कर्नाटका के अंदर महंत पर यौन शोषण के आरोप लगने के बाद पी साईनाथ ने मठ से मिले पुरस्कार को लौटाने के लिए कहा है। कर्नाटका के चित्रदुर्ग जिले के स्थित मुरुग मठ के द्वारा संचालित स्कूल में छात्रावास में रहने वाली 2 नाबालिग छात्राओं के कथित यौन शोषण के मामले में मुख्य पुजारी महंत शिव मूर्ति मुरुग सरनारू की गिरफ्तारी के मामले को लेकर दोस्तों एक बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें आपको कि इस मामले पर साईनाथ ने लिखा है कि मैं चित्रदुर्ग स्थित इस मठ के पुजारी शिव मूर्ति से जुड़े भयावह घटनाक्रम की मीडिया रिपोर्ट से सबसे ज्यादा परेशान हूँ। अब यह पोस्को और SC/ST अधिनियम के तहत मामला और आरोपों का सामना उनको करना पड़ेगा। इसी के साथ में उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि
पीड़िताओं के साथ एकजुटता और इस मामले में इंसाफ के लिए मैं बसवश्री पुरस्कार जो 5 लाख रुपए उनको पहले मिला था उसे वापस किया जाएगा। उन्होंने ये जानकारी दे दी है। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने अपने नैतिक जिम्मेदारी को समझा है और इस तरीके से विरोध जाहिर किया है। वहीं पर कर्नाटका में बीजेपी के नेता रैलियां कर रहे हैं दोस्तों और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं राज्य में सरकार बनाने की। और एक तरफ कर्नाटका है जहां पर बीजेपी अमूमन कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के टक्कर में जरूर रहती है, लेकिन केरल के अंदर बीजेपी का खाता खुल जाता है 1-2 सीट पर। इससे आगे बीजेपी बढ़ नहीं पाती, लेकिन अमित शाह पहुंचे थे केरल और उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश से गायब हो रही है, दुनिया भर से कम्युनिस्ट पार्टी खत्म होती जा रही है और अब केरल का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। इस तरीके का बयान अमित शाह दे रहे हैं। हालांकि दोस्तों लेफ्ट पार्टी को 2 बार केरल ने चुनकर सत्ता में भेजा है, तो कहीं न कहीं पूरी दुनिया से लेफ्ट खत्म हो रहा है। ये दावा जो कर रहे हैं अमित शाह, ये दावा पूरी तरीके से सच इसलिए नहीं है क्योंकि भारत के अंदर ही लेफ्ट का इमरजेंस से देखने को मिला है। यहाँ तक कि दुनिया भर के कई सारे देश, चाहे लैटिन अमेरिका हो या फिर यूरोप के रसिया से लगने वाले देश हो, सभी जगह पर एक तरीके से लेफ्ट का उभार देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस है और ऐसे में 2 विचारधारा में से एक सामने आती है दोस्तों। या तो लोग राइट पार्टी के साथ में जाते हैं या लेफ्ट पार्टी के साथ में जाते हैं। कई जगह पर लेफ्ट पार्टी का इमरजेंस देखा जा रहा है, तो ये कहना कि लेफ्ट पार्टी पूरी दुनिया से खत्म हो रही है मात्र पॉलिटिकल जुमला दिखाई देता है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी देश में खत्म हो रही है, इसे भी प्रमाणिक तौर पर कहा इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा एग्रेसिव पार्टी है दोस्तों। और कई राज्यों के अंदर बीजेपी कांग्रेस पार्टी का सीधा मुकाबला हाल फिलहाल के चुनाव में भी देखने को मिला है। उत्तराखंड, गोवा, पंजाब कांग्रेस पार्टी के साथ में सीधी सत्ता पक्ष के लोगों की लड़ाई रही है। भारत जोड़ो जैसे यात्रा चलाने के बाद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से बाउंस बैक कर सकती है, इस तरीके की उम्मीद भी है। तो अमित शाह के बयान पर आपकी क्या कुछ राय है, लिख कर जरूर बताएगा दोस्तों। और अमित शाह उस राज्य के अंदर ये बयान दे रहे हैं जहां पर भाजपा अमूमन 1 से 2 सीट जीतवाती है। साथ ही साथ दोस्तों नीतीश कुमार दिल्ली के अंदर किन किन विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे, इसको लेकर चर्चाएं चल रही है। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारिणी में नीतीश कुमार बोले, कहा देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, देश को फिर से लोकतांत्रिक रास्ते पर लाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के किन नेताओं से मुलाकात करेंगे, तो इसको लेकर चर्चा है कि सबसे पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ओम प्रकाश चौटाला से उनकी मुलाकात हो सकती है, उसके बाद शरद पवार से भी उनकी मुलाकात हो सकती है दोस्तों। लेकिन किस तरीके का एक बैनर बनेगा जिसके अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टी आएंगी और 2024 में बीजेपी के सामने एक मजबूत विकल्प रखा जाएगा, ये चर्चा का विषय है। हालांकि सारा फोकस कांग्रेस पार्टी का भी भारत जोड़ो आंदोलन की तरफ है, जो भारत जोड़ो यात्रा भी कहला रही है। अगर ज्यादा समर्थन जनता का मिलता है तो कांग्रेस पार्टी एक तरफा चुनाव में भाजपा को चैलेंज करती नजर आएगी। और एक और बड़ी खबर की माने तो गुजरात के जब चुनाव आते हैं तो लव जिहाद, हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे सरफेस पर आ जाते हैं, अचानक से चर्चा का विषय बन जाते हैं दोस्तों। और एक बार फिर से गुजरात में लव जिहाद के खिलाफ जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। गुजरात के बनासकांठा शहर के डीसा शहर के अंदर दोस्तों शनिवार को 11 हिंदू संगठनों ने लव जिहाद के खिलाफ रैली निकाली, जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की बात कही गई। जैसे ही रैली हीरा बाजार पहुंची तो भीड़ बेकाबू हो गई। उसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, जिसमें कई लोगों को चोट भी आई है। लड़की का धर्म बदलवाकर पिता को जहर खिलाने जैसा मामला बताने के साथ साथ कई जगह विरोध किया गया है दोस्तों। कुल मिलाकर आपको बता दें कि गुजरात में जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं इस तरीके के मुद्दे सामने आ जाते हैं, तो इसके पीछे कितनी सच्चाई है और कितना अफसाना है तो आने वाला समय बताएगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जानकारी सामने आ पाएगी दोस्तों और पॉलिटिकल एनालिसिस के बाद ही समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं फिर से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करने के लिए हिंदू वोट बैंक को क्या इस तरीके की चीजें की जा रही है, क्योंकि अमूमन ऐसा देखने को मिलता है गुजरात के अंदर। एक और बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बीजेपी के अंदर ही एक अलग से गुट तैयार हो रहा है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री मोदी की नीति को तुष्टीकरण की नीति बताते हुए योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की बातें करते हैं। ऐसे में ये गुट लगातार बीजेपी में एक्टिव भी हो रहा है। सोशल मीडिया पर कई जगह आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करके योगी आदित्यनाथ को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। अगर आपने भी इस तरीके का फिनोमिना देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। क्या आगे की तैयारी में भी एक नया गुट बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या नए तरीके से योगी आदित्यनाथ को आगे करने की कोशिश भाजपा के अंदर से ही शुरू हो गई है? आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर यह है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बड़ी कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बड़ा एक्शन लिया है वेस्ट बंगाल में दोस्तों। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर पश्चिम बंगाल सरकार को भारी भरकम जुर्माने के तहत ला दिया गया है। एनजीटी ने सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल को इस मामले पर राज्य सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए भी कहा है। वहीं पर बीजेपी के चीफ समेत मंत्री पर टिप्पणी कर फंस गए आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष। पुलिस ने दर्ज कर ली है एफआईआर। आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव में अपना जोर काफी ज्यादा लगा रखा है दोस्तों। और ऐसे में गुजरात प्रदेश प्रमुख आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूरत के उमरा पुलिस थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गोपाल इटालिया पर एक रैली के दौरान भाजपा के प्रदेश प्रमुख CR पाटिल और मंत्री हर्ष सिंघवी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का मामला है। वहीं पर बीजेपी में रहकर आप लोग हमारी मदद करिए। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया है उसके बाद कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी और भाजपा में ज्यादा अंतर है नहीं,
दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ए बी टीम बनकर दोनों राज्य के समीकरण को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरीके से भाजपा की वापस सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सच तथ AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की है कि 17 सितंबर को मुक्ति दिवस की बजाय राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाना चाहिए। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को दावा किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने पत्र लिखा है कि हैदराबाद मुक्ति दिवस की बजाय राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों, हैदराबाद के नवाब 1947 में भारत के आजाद होने के बाद भारतीय गणराज्य का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, यानी भारत से हैदराबाद को अलग करना चाहते थे, जिसके बाद सरदार पटेल के साथ में उनकी बातचीत हुई थी और इसके बाद भी दोस्तों नहीं मानने पर पुलिस एक्शन किया गया था और कांग्रेस पार्टी के नेता सरदार पटेल ने भारत के एकीकरण को पूरी तरीके से सुदृढ़ बनाया और हैदराबाद जैसे प्रांतों को भी साथ में लेकर भारत का एक भव्य संरचना की है। और इस दौरान जो पुलिस एक्शन लिया गया था दोस्तों, जिसको मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया जाता है, यानी हैदराबाद मुक्ति दिवस के तौर पर कहा जाता है। ओवैसी चाहते हैं कि हैदराबाद मुक्ति दिवस की जगह इसको राष्ट्रीय एकता दिवस कहा जाना चाहिए। एक तरीके से दोस्तों बीजेपी इसी शब्द का इस्तेमाल करके तेलंगाना में मुस्लिम विरोधी रिटोरिक का इस्तेमाल करती है, क्योंकि नवाब मुस्लिम समाज से आते थे और सरदार पटेल को बीजेपी अपना नेता बताकर निशाना साधने की कोशिश करती है और आप लोग भाषण में देखते भी होंगे। ऐसे में ओवैसी की इस मांग को कितना जायज समझते हैं लिखकर जरूर बताएगा। और जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। दोस्तों, एशिया कप में भारत की जीत की कामना करते हुए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में बेस्ट ऑफ लक इंडिया जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।